बीरबल ने कैसे सिद्ध किया कि बादशाह अकबर अपनी बीवी से डरते थे। बादशाह अकबर और बीरबल बातें कर रहे थे। बात मियाँ बीवी के रिश्ते पर चल निकली। तब बीरबल ने कहा, अधिकतर मर्द जोरू के गुलाम होते हैं और अपनी पत्नियों से डरते हैं। बादशाह ने कहा, ऐसा मैं नहीं मानता। बीरबल ने कहा, हुजूर, मैं सिद्ध कर सकता हूँ। बादशाह बोले, सिद्ध करो। ठीक है, आप आज ही से आदेश जारी करें कि किसी की भी अपनी बीवी से डरने की बात साबित हो जाती है तो उसे एक मुर्गा दरबार में बीरबल के पास जमा करना होगा। बादशाह ने आदेश जारी कर दिया। कुछ ही दिनों में बीरबल के पास ढेरों मुर्गे जमा हो गए। तब उसने बादशाह से कहा, हुजूर, अब तो इतने मुर्गे जमा हो गए हैं कि आप मुर्गी खाना खोल सकते हैं, अतः अपना आदेश वापस ले लीजिए। बादशाह को न जाने क्या मजाक सूझा कि उन्होंने अपना आदेश वापस लेने से इनकार कर दिया। खिंचकर बीरबल चला गया। अगले दिन बीरबल दरबार में आया और बादशाह अकबर से बोला, हुजूर, विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि पड़ोसी राजा की पुत्री बेहद खूबसूरत है। आप कहे तो आपके विवाह का प्रस्ताव भेजूं? अकबर बोले, ये क्या कह रहे हो तुम? कुछ तो सोचो। जनाना खाने में पहले ही दो है। अगर उन्होंने सुन लिया तो मेरी खैर नहीं। बीरबल ने कहा, हुजूर, एक मुर्गा आप भी दे दीजिए। बीरबल की बात सुनकर बादशाह झेंप गए। उन्होंने तुरंत अपना आदेश वापस ले लिया। जंग शुरू होने से पहले ही अकबर को सता रहा था एक ऐसी बात का डर। बादशाह अकबर जंग में जाने की तैयारी कर रहे थे। फौज पूरी तरह तैयार थी। बादशाह भी अपने घोड़े पर सवार होकर आ गए। बीरबल भी साथ में था। बादशाह ने फौज को जंग के मैदान में कूच करने का निर्देश दिया। बादशाह आगे आगे थे और पीछे पीछे उनकी विशाल फौज चली आ रही थी। रास्ते में बादशाह को जिज्ञासा हुई और उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि जंग में जीत किसकी होगी? बीरबल ने कहा, हुजूर, इस सवाल का जवाब तो मैं जंग के बाद ही दूंगा। कुछ देर बाद फौज जंग के मैदान में पहुंच गई। वहां पहुंचकर बीरबल ने कहा, हुजूर, अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं और जवाब यह है कि जीत आपकी ही होगी। बादशाह ने शंका जाहिर की, यह तुम अभी कैसे कह सकते हो जबकि दुश्मन की फौज भी बहुत ज़्यादा है? बीरबल ने कहा, हुजूर, दुश्मन हाथी पर सवार है और हाथी तो सूंड से मिट्टी अपने ऊपर ही फेंकता है और अपनी ही मस्ती में रहता है, जबकि आप घोड़े पर सवार हैं और घोड़ों को तो गाजी मर्द कहा जाता है। घोड़ा आपको कभी धोखा नहीं देगा। अंत में जीत बादशाह अकबर की ही हुई। जंग शुरू होने से पहले ही अकबर को सता रहा था एक ऐसी बात का डर। बादशाह अकबर जंग में जाने की तैयारी कर रहे थे। फौज पूरी तरह तैयार थी। बादशाह भी अपने घोड़े पर सवार होकर आ गए। बीरबल भी साथ में था। बादशाह ने फौज को जंग के मैदान में कूच करने का निर्देश दिया। बादशाह आगे आगे थे और पीछे पीछे उनकी विशाल फौज चली आ रही थी। रास्ते में बादशाह को जिज्ञासा हुई और उन्होंने बीरबल से पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि जंग में जीत किसकी होगी? बीरबल ने कहा, हुजूर, इस सवाल का जवाब तो मैं जंग के बाद ही दूंगा। कुछ देर बाद फौज जंग के मैदान में पहुंच गई। वहां पहुंचकर बीरबल ने कहा, हुजूर, अब मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं और जवाब यह है कि जीत आपकी ही होगी। बादशाह ने शंका जाहिर की, यह तुम अभी कैसे कह सकते हो जबकि दुश्मन की फौज भी बहुत ज़्यादा है? बीरबल ने कहा, हुजूर, दुश्मन हाथी पर सवार है और हाथी तो सूंड से मिट्टी अपने ऊपर ही फेंकता है और अपनी ही मस्ती में रहता है, जबकि
आप घोड़े पर सवार हैं और घोड़ों को तो गाजी मर्द कहा जाता है। घोड़ा आपको कभी धोखा नहीं देगा। अंत में जीत बादशाह अकबर की ही हुई। बीरबल ने कैसे सिद्ध किया कि बादशाह अकबर अपनी बीवी से डरते थे। बादशाह अकबर और बीरबल बातें कर रहे थे। बात मियाँ बीबी के रिश्ते पर चल निकली। तब बीरबल ने कहा, अधिकतर मर्द जोरू के गुलाम होते हैं और अपनी पत्नियों से डरते हैं। बादशाह ने कहा, ऐसा मैं नहीं मानता। बीरबल ने कहा, हुजूर, मैं सिद्ध कर सकता हूँ। बादशाह बोले, सिद्ध करो। ठीक है, आप आज ही से आदेश जारी करें कि किसी की भी अपनी बीवी से डरने की बात साबित हो जाती है तो उसे एक मुर्गा दरबार में बीरबल के पास जमा करना होगा। बादशाह ने आदेश जारी कर दिया। कुछ ही दिनों में बीरबल के पास ढेरों मुर्गे जमा हो गए। तब उसने बादशाह से कहा, हुजूर, अब तो इतने मुर्गे जमा हो गए हैं कि आप मुर्गी खाना खोल सकते हैं, अतः अपना आदेश वापस ले लीजिए। बादशाह को न जाने क्या मजाक सूझा कि उन्होंने अपना आदेश वापस लेने से इनकार कर दिया। खिंचकर बीरबल चला गया। अगले दिन बीरबल दरबार में आया और बादशाह अकबर से बोला, हुजूर, विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि पड़ोसी राजा की पुत्री बेहद खूबसूरत है। आप कहे तो आपके विवाह का प्रस्ताव भेजूं? अकबर बोले, ये क्या कह रहे हो तुम? कुछ तो सोचो। जनाना खाने में पहले ही 2 है। अगर उन्होंने सुन लिया तो मेरी खैर नहीं। बीरबल ने कहा, हुजूर, एक मुर्गा आप भी दे दीजिए। बीरबल की बात सुनकर बादशाह झेंप गए। उन्होंने तुरंत अपना आदेश वापस ले लिया। अकबर ने अपने ही सेवक को मुसीबत में क्यों डाला? बादशाह अकबर एक दिन सुबह उठते ही अपनी दाढ़ी खुजलाते हुए बोले, अरे कोई है? तुरंत एक सेवक हाजिर हुआ। उसे देखते ही बादशाह बोले, जाओ जल्दी बुला कर लाओ, फ़ौरन हाजिर करो। सेवक की समझ में कुछ नहीं आया कि किसे बुलाकर लाए, किसे हाजिर करे। बादशाह से पलटकर सवार करने की तो उसकी हिम्मत ही नहीं थी। उस सेवक ने यह बात दूसरे सेवक को बताई, दूसरे ने तीसरे को और तीसरे ने चौथे को। इस तरह सभी सेवक इस बात को जान गए और सभी उलझन में पड़ गए कि किसे बुलाकर लाएं, किसे हाजिर करें। बीरबल सुबह घूमने निकले थे। उन्होंने बादशाह के निजी सेवकों को भागदौड़ करते देखा तो समझ गए कि जरूर बादशाह ने कोई अनोखा काम बता दिया होगा जो इनकी समझ से बाहर है। उसने एक सेवक को बुलाकर पूछा, क्या बात है? यह भागदौड़ किस लिए हो रही है? सेवक ने बीरबल को सारी बात बताते हुए कहा, महाराज, हमारी रक्षा करें। हम समझ नहीं पा रहे कि किसे बुलाना है। अगर जल्दी बुलाकर नहीं ले गए तो हम पर आफत आ जाएगी। बीरबल ने पूछा, यह बताओ कि हुक्म देते समय बादशाह क्या कर रहे थे? बादशाह के निजी सेवक जिसे हुक्म मिला था उसे बीरबल के सामने हाजिर किया। तब उसने कहा, जिस समय मुझे तलब किया उस समय बादशाह बिस्तर पर बैठे अपनी दाढ़ी खुजला रहे थे। बीरबल तुरंत सारी बात समझ गए और उनके होठों पर मुस्कान उभर आई। फिर उन्होंने उस सेवक से कहा, तुम हजाम को ले जाओ। सेवक हजाम को बुला लाया और उसे बादशाह के सामने हाजिर कर दिया। बादशाह सोचने लगे, मैंने इससे यह तो बताया ही नहीं था कि किसे बुलाकर लाना है, फिर यह हजाम को लेकर कैसे हाजिर हो गया? बादशाह ने सेवक से पूछा, सच बताओ, हजाम को तुम अपने मन से लाए हो या किसी ने उसे ले आने का सुझाव दिया था? सेवक घबरा गया, लेकिन बताए बिना भी तो छुटकारा नहीं था। बोला, बीरबल ने सुझाव दिया था जापना। बादशाह बीरबल की बुद्धि पर खुश हो गया। स्त्री तभी तक बंधन में है जब तक वह महिलाएं चाहे तो वे एक साधारण घरेलू स्त्री रहकर भी अपने विचारों को तराश सकती है।
अपना मुकाम हासिल कर सकती है। आज युवा पीढ़ी और बुजुर्गों के बीच पीढ़ीगत अंतराल यानी जनरेशन गैप बढ़ता जा रहा है। आपसी बातचीत खत्म होती जा रही है। ऐसे में संवाद के जरिए परिवार में आपसी तालमेल बढ़ाने के लिए टूटते रिश्तों और बिखरते परिवारों को फिर से एक सूत्र में पिरोने की ज़रूरत है। यूँ तो मैंने अपने लेखन में हर वर्ग को समाहित किया है, लेकिन स्त्रियों को लेकर कुछ ज़्यादा ही संजीदा रही हूँ। मेरी कहानियाँ स्त्री मन के सूक्ष्म भावों को जाहिर कराती है। पिया पीर ने जानी कहानी की ही बात करें तो इस कहानी की पात्र रमा की दो बेटियाँ रसिका और लतिका है। बड़ी बेटी रसिका के जन्म पर उसके पिता खुश नहीं थे, क्योंकि उनके दिल में पुत्र की चाह थी। आज के समाज की भी कुछ ऐसी ही हालत है। हालांकि पहले की अपेक्षा नज़रिया कुछ हद तक बदला है। अब तो एक पुत्री का चलन भी बढ़ा है, लेकिन मन में कहीं न कहीं बेटे की इच्छा तो रहती ही है। लड़के का जन्म और जन्मदिन धूमधाम से मनाया जाता है, जबकि बेटी के मामले में लोग संकोच करते हैं। इसी कहानी में रमा एक दिन बैठी होती है। उसका पति चाय बनाने के लिए कहता है। जवाब में रमा कहती है, आप खुद ही बना लो। यह सुनकर उसका पति भौंचक्का हो जाता है। पत्नी के होते हुए पति काम करे, यह कहाँ बर्दाश्त होता है। भले ही पत्नी बीमार ही क्यों न हो। बेटियों के बड़ी हो जाने पर रमा नौकरी करने का फैसला लेती है। उसके पति ने नौकरी करने से मना भी किया, फिर भी वह नहीं मानती। दरअसल स्त्री तभी तक बंधन में है जब तक वह जागरूक होकर अपने अधिकारों की बात न करे। मैं शुरू से ही स्त्री स्वतंत्रता की पक्षधर रही हूँ, लेकिन स्वच्छंदता यानी मनमानेपन की विरोधी रही हूँ। आजकल महिलाओं और लड़कियों का रहन सहन कुछ अजीब ही हो गया है। लड़कियाँ बेढंगे कपड़े पहनती है। ठीक है, खाना पीना ओढ़ना पहनना निजी पसंद की चीज़ें हैं, पर समाज का भी ख्याल रखना पड़ता है। अभद्र तरीके से बात करती है। कई टीवी सीरियल में भी ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें आधुनिकता और स्वतंत्रता कहाँ है। इसे तो मनमानापन ही कहेंगे। स्वतंत्रता के नाम पर शालीनता तो नहीं छोड़ सकते। अपनी बात कहने के ढंग में हम सुधार कर सकते हैं। कई महिलाओं से संबंध बनाने के बावजूद भी प्रेरणाप्रद लेख जीवन ढलान की तरह होता है। जब हम ऊपर जा रहे होते हैं, तब हम आखिरी किनारे को देखकर खुश हो रहे होते हैं, लेकिन जैसे ही चोटी पर पहुंचते हैं और फिर सड़क को ढलान की तरफ जाते हुए देखते हैं, तब अपनी ज़िंदगी का अंत महसूस होता है। दरअसल ज़िंदगी ऊपर की तरफ आहिस्ते आहिस्ते चढ़ती है, लेकिन नीचे की तरफ तेज़ गति से आती है। मनुष्य की इच्छाएं बहुत अधिक होती हैं और वे कभी ख़त्म भी नहीं होती। कई बार इंसान बुरे कर्म करते हुए सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ना चाहता है और इसके लिए वह सभी नैतिक मूल्यों को भुला देता है। उपन्यास बेल अमी का मुख्य पात्र जॉर्जेस दुराय इतना महत्वाकांक्षी है कि उसने एक सामान्य पत्रकार से प्रधान संपादक बनने तक न जाने कितने वर्ष काम किए। आगे बढ़ने के लिए वह अभिजात वर्ग की सफल महिलाओं से संबंध बनाता है। अपने पूर्व अधिकारी की विधवा पत्नी मैडम फॉरेस्टियर से शादी करता है, फिर उसे छोड़ देता है। वह कई भौतिक सफलताएं हासिल करने और कई महिलाओं से रिश्ते बनाने के बावजूद
अंत तक असंतुष्ट ही रहता है। अंत में भी उसके जीवन में खालीपन ही रहता है। नेकलेस कहानी में भी देख सकते हैं, मेथिल डी लाइसेल नामक महिला काफ़ी सुंदर है, लेकिन वह अपने साधारण जीवन से खुश नहीं है। वह एक कार्यक्रम में जाने के लिए किसी महिला से गले का हार मांगकर पहनकर जाती है। संयोग से वह हार चोरी हो जाता है। जब महिला यह बात अपने पति को बताती है, तब उसके पति को वैसा ही दूसरा हार बनवाने के लिए अपनी वर्षों की कमाई लगानी पड़ती है। यह कहानी बताती है कि जब हम अपनी औकात से अधिक दिखावे की तरफ भागते हैं, तब हमारे पास दुख के अलावा कुछ नहीं आता। अत्यधिक भौतिक सुख की चाह ईर्ष्या और बेईमानी की तरफ धकेलती है। हम भौतिक संसाधनों के पीछे कितना भी दौड़े, पर वे हमें संतुष्टि नहीं दे सकते। यह भौतिकवादी विचार उस बुखार से भी ज़्यादा घातक है, जिससे शरीर को काफ़ी हानि पहुंचती है, क्योंकि बुखार के बाद व्यक्ति की फिर से स्वस्थ होने की संभावना रहती है, लेकिन बीमार विचार से ग्रस्त मनुष्य आसानी से ठीक नहीं होता। सोचिए, हमारी ज़िंदगी में क्या है? सांस लेना, खाना पीना, काम करना, सोना, सपने देखना, और हम जो कुछ करते हैं उसे एक न एक दिन ख़त्म होना ही है। दरअसल इस ज़िंदगी में सब कुछ झूठ है, सब कुछ संभव है और सब कुछ संदेहजनक है। हम जिस चीज़ के लिए तरसते हैं, प्यार, पैसा, आलिंगन आदि के लिए ही न, लेकिन जिस दिन हमारा हकीकत से सामना होगा, उस दिन हमारा भ्रम टूट जाएगा। फिर पछतावे और रोने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। एक कटु सत्य यही है कि जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है। व्यक्ति के जीने के कुछ कायदे कानून बनाए गए हैं, उन्हें कुछ हद तक अपनाकर हम अपना जीवन जी सकते हैं। संघर्ष जीवन का एक ऐसा स्वाद है जिसे सुविधाभोगी कभी नहीं जान पाएंगे। लोगों से मुलाकातें ही जीवन को जीने लायक बनाती है। देश और परिवार से प्यार करना ही जीवन की सबसे अच्छी चीज़ है।